हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है और क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो जानेंगे क्या नहीं करना है और उसके बाद हम समझेंगे कि एग्ज़ाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि ताकि जो बंदे बॉर्डर लाइन पे हैं और सिलेक्शन के करीब हैं वो छोटी छोटी सी गलती की वजह से अपना सिलेक्शन चूके ना। तो स्वागत है आपका और बने रहिएगा अंत तक। आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और गाइडेंस भी वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री केवीएस कंटेंट के लिए। फ्री मॉक टेस्ट के लिए टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये आईडी डालिए, उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लूँगा और इसके साथ आप क्लास में जुड़ जाइए। वहाँ आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। वैसे आज ही कर सकते हैं तो ठीक है, एक आध दो मॉक टेस्ट दे के जाइए एग्ज़ाम के पहले। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। डोंट्स क्या है आपका। तो सबसे पहले तो एक तो आप लोगों को फोमो बहुत होता है, मतलब कि ये मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो जाए, इसलिए अगर 10 लोग वीडियोस बना रहे हैं तो आपको 10ओं की वीडियोस देखनी है, सबसे बड़ी बात। और मुझे पता है आपने इसमें कितना टाइम वेस्ट किया होगा। आप याद करिए वो दिन, अगर उसकी जगह पे आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए होते जो आपके कमज़ोर हैं तो शायद आप 10 से 20 मार्क्स पॉजिटिव में होते। गाइडेंस लेना है तो किसी एक टीचर से, एक गाइड से जुड़े रहिए जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो बार बार आपको हर जगह वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग जनरली वैसी ही वीडियो, लोगों को पता है कि आपको डर है कि कहीं ये ना आ जाए, कहीं वो ना आ जाए, कहीं मैं गलत ना पढ़ रहा हूँ। तो लोगों को वही वीडियो बनाने में मज़ा आता है। इवन मैंने जो वीडियोस आपके गाइडेंस के लिए बनाई हैं उन्हीं वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। 10K प्लस तो एक दिन में हो जाते हैं और पढ़ने वाली वीडियोस पर 1000 2000 से ज़्यादा लोग नहीं देखते, है ना। तो अगर मैं खुद चाहूँ तो भाई, अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए हो तो मैं हर दूसरे दिन वैसी ही वीडियो डालूँ जैसे लोग डाल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका इस बात में टाइम वेस्ट करें। कितना गाइडेंस लेंगे, कितना जानेंगे कि ये करना है, वो करना है, यहाँ से करें, वहाँ से करें। भाई एक वीडियो देख ली वो काफ़ी है ना। एक बार एक्सप्लोर कर लिया है वैकेंसी आने के साथ ही, इतना भी क्या चैनल्स को एक्सप्लोर करना। चलो तो अब रेंटिंग बहुत हो गई, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पैनिक नहीं करना है भाई। पैनिक करते हैं आप एग्ज़ाम में, आपको लगता है, आपने देखा कि आपसे लगातार 5 क्वेश्चंस नहीं आए और आपको तुरंत ही लग गया कि यार यहाँ तो मेरा पेपर बिगड़ रहा है। उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से जो बनते हुए प्रश्न हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। इवन मैथमेटिक्स में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको क्या होगी, आपको थोड़ी टेंशन बनेगी कि आप इससे पिछले 4 क्वेश्चन मैंने सही नहीं किए हैं, इसमें मुझे अगर ये सही नहीं हुआ तो 5 हो जाएँगे। तो पैनिक करने से अगर फ़ायदा हो रहा हो, अगर पैनिक करने से आपका स्कोर बढ़ रहा हो तो बहुत पैनिक कीजिए। और अगर आप ये मन में सोचिए कि अगर पैनिक करने से स्कोर बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर वो चीज़ क्यों आपको लेना, पैनिक क्यों करना एग्ज़ाम के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे दिखाइए एग्ज़ाम इंटेलिजेंस। आपसे जो प्रश्न नहीं भी बन रहे हैं उनके बारे में सोचिए कॉन्फिडेंस होकर कि इसका आंसर मैं कैसे कहीं ना कहीं से पता करूं। दूसरी मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूं कि भाई अब वीडियोस देखने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे देता है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, वही वीडियोस देखिए। उसके अलावा सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। उसी की जगह पे बुक से पढ़ेंगे तो आप तीन तीन बार पढ़ लेंगे, वही कंटेंट याद हो जाएगा वही चीज़। लेकिन नहीं, आपको सारी वीडियोस देखनी है। भाई एक गाइड ले लो, वही अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है वो सही गाइड कर रहा तो फिर बस, फिर दूसरे की वीडियोस, उसका थंबनेल कितना भी अच्छा हो, उसने कितना भी अच्छा बताया हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो सही है। तीसरी चीज है डोंट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने का ट्राई मत करो। कट ऑफ कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, इससे आपकी प्रिपरेशन का लेवल ऊपर नीचे या कंपटीशन का लेवल ऊपर नीचे नहीं हो जाने वाला। अगर आप यही सोचते रहेंगे, 10 वीडियोस देखेंगे कि कट ऑफ कितना होगा या फिर कितने लोगों ने फॉर्म डाला है। हाँ, इससे मैटर तो करता है कि कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, वो सब। लेकिन आप ये बताइए कि क्या कम लोगों ने फॉर्म डाला होगा तो क्या आप तैयारी कम करेंगे कि चलो ठीक है अब तो मैं 200 मार्क्स पे ही सिलेक्ट हो जाऊंगा, अभी 220 पे होता तो मुझे 20 नंबर कम चाहिए। ऐसा सोचना ही क्यों। उन चीज़ों को क्यों कंट्रोल करने का ट्राई करना, उन चीज़ों के बारे में क्यों सोचना जो आपके हाथ में ही नहीं है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है और आपको दिख रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने के बावजूद भी मैथ्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई बाकी टॉपिक्स पर, बाकी सब्जेक्ट्स पर क्या करिए, फोकस करिए, है ना। अगर आप दिन भर में देखिए, दिन भर में अगर सोशल मीडिया या चीज़ों पर अगर 10 10 मिनट करके 20 बार भी ओपन कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने 2 3 घंटे उसमें वेस्ट कर दिए। जबकि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहोगे कि मैंने 5 मिनट से ज़्यादा उसको ओपन ही नहीं किया।
तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, चीज़ों को देखिए कि हम अपना दिन कैसे वेस्ट कर रहे हैं। लिखिए, कैसे आपने डे स्पेंड किया, उसमें क्या-क्या किया, है ना? अब बात करते हैं डूज़ की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पेपर करना कैसे है आपको। पेपर ऐसे करना है कि आप एटलीस्ट एज पे रहें, 10 प्लस मार्क्स आपके आपके जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उससे आप 10 मार्क्स ज़्यादा ही लेके आएँगे अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो। सबसे पहला है रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। ऑप्शन आपका आंसर भी आ गया तो भी एक बार ध्यान से देख लेना कि जो मैं आंसर लाया हूँ, क्या वही पूछा गया था या नहीं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे क्वेश्चन आया था व्हाट सेकंड, और मैंने पढ़ा था उसको केवल व्हाट सेकंड, तो उसके पीछे का पढ़ा नहीं और मैंने तुरंत लगा दिया कि ये पावर का जो है, पावर का एसआई यूनिट है वॉट, जबकि वॉट सेकंड पूछा गया था। तो अगर आप प्रश्न दोबारा नहीं पढ़ोगे, आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो आपसे बनता हुआ प्रश्न उस वो भी गलत हो जाएगा, है ना? मेरा स्कोर था पिछले एग्ज़ाम में 164 आउट ऑफ 180। रॉ स्कोर था 162 आउट ऑफ 180। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत तेज़ उस टाइम पे पेपर को सॉल्व करता था, बहुत फास्ट कैलकुलेट करता था और चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेता था। और मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, हर टेस्ट में एक आध गलती मुझसे ऐसी हो ही जाती थी कि मैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता था, है ना? पहले बहुत ज़्यादा ये गलती करता था, लेकिन मॉक टेस्ट देते देते ये चीज़ कम होती गई। स्टिल मैंने एग्ज़ाम में 2 प्रश्न में ऐसी गलती की, 2-3 प्रश्न ऐसे थे जिनको मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं मात्र, वरना मैं यहाँ और रॉ स्कोर में 3-4 मार्क्स तो आसानी से ऐड करने वाला था। ऑलमोस्ट 167 जो है रॉ स्कोर कर सकता था मैं, अगर मैंने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होता। तो इतनी लाने के बावजूद भी कहीं गुंजाइश रह गई। तो भाई जो बॉर्डर पे है, अगर वो ऐसी गलती करेगा तो वो तो सिलेक्शन से अपना हाथ धो बैठेगा, है ना? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, दूसरी जो एग्ज़ाम देने की मेरी स्ट्रेटजी है वो है 2 या 3 फेज़ में पेपर सॉल्व करना। अगर माइनस मार्किंग है तो 2 फेज़ में, और माइनस मार्किंग नहीं होती है तो मैं 3 फेज़ में पेपर को सॉल्व करता हूँ हमेशा। माइनस मार्किंग नहीं होती तो क्या करता, सबसे पहले एक फेज़ में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझे कंप्लीटली आ रहे होते हैं। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा स्कोर कितना है अभी। जैसे मान लो 100 में से पहले मैं देखता हूँ कि मेरे 67 तो मुझसे बिल्कुल कन्फर्म बन ही गए थे। अब तो ये तो इतना मेरा स्कोर मिनिमम हो गया। फिर मैं दूसरे फेज़ में वो सॉल्व करता हूँ जिनमें जिनमें मुझे डाउट था कि या तो ए है या सी है, या तो बी है या डी है, इन 2 में से 50-50% चांस है, थोड़ा-सा डाउट है। तो उस फेज़ में केवल वही अटेम्प्ट करता था। मान लो वो मेरे 25 क्वेश्चन थे, तो मैं सोचता हूँ कि 25 में से 15 तो सही हो ही जाएंगे। तो मैं अपना स्कोर इस तरह से ऐड करता हूँ कि भाई 82 यहाँ हो रहा है। फिर बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं? बचे हुए क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मुझे कोई अता पता नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर उनको अटेम्प्ट करूँगा, थोड़ा सा उनमें और दिमाग लगाऊंगा कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से क्या लगाने से प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इस तरह से हम 80-85% स्कोर कर लेंगे तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। माइनस मार्किंग है तो 2 फेज़ में करिए। सबसे पहले तो केवल वह क्वेश्चन लगाइए जो आपको आ रहे हैं कंप्लीटली, है ना? कंप्लीटली जो आपको आ रहे हैं वो पहले फेज़ में लगाइए। मान लीजिए 100 क्वेश्चंस में से आप, अब 2 स्थिति बन सकती हैं। पहली स्थिति, या तो आप इतने अटेम्प्ट करें कि आपको दिख रहा है कि मेरा कट ऑफ इतने से ही क्लियर हो गया फर्स्ट फेज़ से ही। मान लीजिए आपका 70 क्वेश्चन आप पे बन ही गया। तो आप जो सेकंड फेज़ के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पे थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि उनमें से जो डाउटफुल हों, उनमें से भी जिनमें आपको ये लग रहा हो कि ये निकलने के ज़्यादा ही चांसेस हैं, वही बस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, बाकी सारे छोड़ दीजिए, क्योंकि 70% अगर आपने सही आंसर कर दिए तो आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, है ना? फिर वो लोग हैं जो थोड़ी-सी डावाडोल स्थिति में होंगे, मान ली 100 में से उनसे 60 क्वेश्चन आए हैं। अब आपको पता है कि अकेले 60 क्वेश्चन सही होने से क्या नहीं हो पाएगा, थोड़ा-सा कहा जाए तो कट ऑफ क्लियर होना मुश्किल है। स्पेशली यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को एटलीस्ट उनके पास आराम से 20 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे होंगे जो डाउटफुल होंगे, जिनका आंसर उनको थोड़ा-थोड़ा ये होगा कि ये आंसर लग रहा है बट कंप्लीट है। उनको चांस लेना ज़रूरी है उन पर, है ना? अगर उनके कम से कम उस 20 में से 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो वो कट ऑफ क्लियर कर जाएँगे उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना? इसलिए उन लोगों को चांस लेने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि फ़ेज़ में तो करना है, पहले क्या करना है? मेरे हिसाब से आप पहले मैथ्स और रीज़निंग को जो है मौका दे दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में लगेगा टाइम। आपके पास बाद में अगर टाइम कम बचता है ना? तो बाद में कम टाइम बचने पर आप हिंदी, इंग्लिश इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इवन आईसीटी को। लेकिन आप शुरू में इनको करेंगे ना तो आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, है ना? तो वही प्रश्न जिसको आप
40 सेकंड में सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो लास्ट में 20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, जो आईसीटी के होंगे या हिंदी इंग्लिश के होंगे या जीके के होंगे, है ना। लेकिन शुरू में आप क्या करोगे, शुरू में आप जो ज़्यादा कॉशियसनेस के चक्कर में, ओवर कॉशियसनेस के चक्कर में उनको आराम से पढ़ोगे बहुत ज़्यादा, है ना। तो पहले इनको कर लीजिए, अगर ये ज़्यादा टाइम ले भी जाते हैं तो बाद में आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा हो सके तो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स को पहले करिए। अब इस चीज़ में एक बात ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या गलती हो सकती है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है ओएमआर को करेक्टली फिल करने में। तो ओएमआर को तो बहुत सावधानी से करेक्ट करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पेपर में ही टिक करते हैं और बाद में ओएमआर फिल करते हैं। ऐसी गलती मत करिए। पहली चीज़ तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको ओएमआर साथ में फिल करना है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अगर आप फेज़ वाइज करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपने मैथ्स के कुछ कर लिए फिर रीजनिंग के कर लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो रही है। पता चला आपने पहले 17 किया फिर 20। तो बड़े ध्यान से क्या करिएगा, सर्कल जो है उनको फिल करिएगा, जो आपको आंसर फिल करना है बड़े ध्यान से करिएगा। कई बार गलती से हमारा हाथ जो है वो 20 की जगह 19 वाले पे लग जाता है कि 19 का ए, जबकि 20 का ए लगना चाहिए था। या फिर हम कई बार गलती से 20 का ए लगना था और बी पे हमारा थोड़ा हाथ चली जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2018 में मैंने 4 प्रश्नों में ऐसा किया था, जो चारों के चारों सही आंसर थे। 4 बार मेरे से ऐसा हुआ, जबकि अगर इनमें से 2 बार भी मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं 7 साल से केवीएस में होता, थाला फॉर अ रीज़न, है ना। 7 साल हो गए होते मुझे। तो ये एक सिंपल सी लगती है मिस्टेक और छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है और ये आपका सिलेक्शन चुका सकती है, आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। तो ये गलती नहीं करना है ओएमआर को, है ना। 3 बार अपनी जो फाइन ग्रॉस मोटर स्किल सारी हाथों में सारी शक्तियाँ ले आना है और सही जगह पे ही गोला लगाना है ना। तो यही सारी सबसे बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स थी, इनके अलावा कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है? पैनिक बस मत करिए, आप घबराइए मत, आप बड़े कॉन्फिडेंस से आंसर करिए और वहाँ जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उनको बैठ के थोड़ा-सा उनके लिए अलग से टाइम दीजिए, सोचने के लिए कि क्या आपने वैसा शब्द कहीं सुना हुआ है क्या? उससे रिलेटेड कोई टर्म्स आपने सुनी हुई है, अगर आपको लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व मत करिए, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उन पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर आपका 20% भी कन्विक्शन बन रहा किसी आंसर पर, है ना, कि थोड़ा-थोड़ा लग रहा है, तो आप उस पे बेट ले सकते हैं, वो भी तब जब आपका कट ऑफ ईज़िली क्लियर ना हो रहा हो तब। ओके? तो आज की वीडियो में बस इतना ही और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर अच्छा जाए और जल्दी आपको जॉब मिले और अच्छी-अच्छी खबर मुझे सुनने को मिले। इसी कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट कीजिए कि दिस जॉब इज़ आवर्स, आई विल डू व्हाटएवर यू हैव सेड सर। ओके? सो इसमें कमेंट करिए और थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।